हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं नुमान वकास और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला प्रोफेसर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुडवर्ड एंड फीजर रूल। अब वुडवर्ड एंड फीजर रूल हमें क्या बताता है? किसी भी कंपाउंड्स की मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। आमतौर पर हम किसी भी कंपाउंड्स की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से फाइंड आउट करते हैं। अब ज़्यादातर जो हमारे पास कंपाउंड होता है हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्यूवेट के अंदर लेते हैं। क्यूवेट यानी कि हमारे पास एक्ट करता है एज ए सैंपल सेल। अब इस सैंपल सेल के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन होता है। अब इस सॉल्यूशन में से हम क्या करते हैं, रेडिएशन को पास आउट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि किस वेवलेंथ पर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई है। उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं मैक्सिमम, लैम्डा मैक्सिमम या मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते हैं। तो वुडवर्ड एंड फीजर रूल हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देता है किसी भी कंपाउंड्स की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को कैलकुलेट करने का। अब वुडवर्ड एंड फीजर रूल का दूसरा नाम है एम्पेरिकल रूल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। अब इस रूल को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहली टर्म है हमारे पास डाई-इन। डाई का मतलब होता है दो, इन अल्कीन से डेरिवेटिव है, मतलब इसका डबल बॉन्ड। यानी ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे पास दो डबल बॉन्ड हो, हम उन्हें बोलते हैं डाई-इन। अब एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास डाई-इन क्या क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये 5 कार्बन कंपाउंड्स है। इसमें कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 4 पर, तो इसका नाम बनेगा 1,4 पेंटाडाइइन। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो डबल बॉन्ड थे, हम उसे बोल रहे थे डाइइन। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन थी, इसके अंदर हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास डाइइन बन गया। अब इसका नाम बनेगा साइक्लोहेक्साडाइइन। अब इस रिंग के अंदर 6 कार्बन थे, इसी वजह से हम इसे बोल रहे थे हेक्सा। अब थर्ड एग्जांपल में ये हमारे पास कंपाउंड है। इस कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास रिंग के अंदर 7 कार्बन एटम है। अब रिंग के अंदर जो 7 कार्बन एटम है, 7 में हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम बनेगा साइक्लोहेप्टाडाइइन। यानी कि साइक्लो हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये कंपाउंड हमारे पास रिंग है, हेप्टा 7 कार्बन के लिए। अब डाई-इन बोल रहे हैं क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास दो डबल बॉन्ड। अब सेकंड जो हमारे पास टर्म है वो है कॉन्जुगेटेड डाई-इन। अब सिंपल डाई-इन में हमारे पास दो डबल बॉन्ड थे लेकिन वो किसी भी पोजीशन पर थे, लेकिन कॉन्जुगेटेड डाई-इन में हमारे पास जो दो डाई-इन होंगे वो हमारे पास कॉन्जुगेशन में होंगे। अब कॉन्जुगेशन क्या है हमारे पास? अल्टरनेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड विद डबल बॉन्ड इज नोन एज कॉन्जुगेशन। यानी कि अगर हम डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के साथ तब्दील कर दें तो वो हमारे पास कॉन्जुगेशन कहलाती है। अब हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स की कॉन्जुगेशन होती है। सबसे पहली जो टाइप है कॉन्जुगेशन की वो है हमारे पास पाई सिग्मा पॉजिटिव। मतलब पाई बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ पर कॉन्जुगेशन होगी। इसी तरह सेकंड टाइप की जो कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा नेगेटिव। डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, फिर उस मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज होगा। थर्ड हमारे पास है पाई सिग्मा पाई, मतलब कि डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। फोर्थ टाइप जो है कॉन्जुगेशन की पाई सिग्मा लोन पेयर, यानी कि डबल बॉन्ड होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा, फिर उस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। पांचवी टाइप है जो कॉन्जुगेशन की वो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, फिर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास 5 टाइप्स की कॉन्जुगेशन है, लेकिन ज़्यादातर हम इसमें डाई-इन के केस में हम ज़्यादातर पाई सिग्मा पाई की कॉन्जुगेशन की ही बात करेंगे। हम इसमें ज़्यादातर जो कॉन्जुगेशन की बात करेंगे वो कॉन्जुगेशन हमारे पास पाई सिग्मा पाई, यानी कि डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस कॉन्जुगेशन की हम बात करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास बेंजीन की। अब बेंजीन में देखें हमारे पास अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें मस्त कॉन्जुगेशन पाई जाती है। अब ये जो हमारे पास अगर हम डाई-इन की बात करेंगे, दो हमारे पास डबल बॉन्ड होंगे, अगर हम एक और डबल बॉन्ड आएगा तो इस कॉन्जुगेशन को फर्दर इंक्रीज कर देगा।
अब देखें ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन कहलाती है। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यानी कि ये हमारे पास जो डाइईन तो है ये पूरा मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में मौजूद हैं। इसी वजह से हम इसे बोलते हैं कि ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डाइईन। डाइईन कितनी टाइप्स के होते हैं? बेसिकली हमारे पास जो डाइईन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हमारे पास एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन, यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइईन होंगे लेकिन वो एसाइक्लिक, हम इसको एलिफेटिक कॉन्जुगेटेड डाइईन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 डबल बॉन्ड होंगे वो चेन के अंदर होंगे। स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, वो ब्रांच चेन में हो सकती है, लेकिन ये रिंग टाइप नहीं होगी, तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन। एग्जाम्पल में हमारे पास ये देखें, ये कंपाउंड है, इसमें हमारे पास कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई। अब ये हमारे पास 2 डबल बॉन्ड आएगा, डाइईन होगा, और साथ ही हमारे पास ये चेन में है, तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन। अब इस कंपाउंड का अगर हम नाम देखना चाहें, पोजीशन 1 पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और पोजीशन हमारे पास 3 पे डबल बॉन्ड है, तो टोटल कार्बन एटम की तादाद हमारे पास है 5। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा 1,3 पेंटाडाइईन। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है हमारे पास एनुलर डाइईन। अब एनुलर का मतलब होता है रिंग टाइप, डाई का मतलब 2, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी कि 2 डबल बॉन्ड विद इन द रिंग या आउटसाइड द रिंग हो सकते हैं, तो ये हमारे पास होगा एनुलर डाइईन। अब एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास है रिंग टाइप, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन था, इसके अंदर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में मौजूद हैं, तो ऐसे ही डाइईन को हम बोलते हैं एनुलर डाइईन। अब हमारे पास रिंग 2 हो गई, हर एक रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड, ये फिर ये हमारे पास कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, फिर ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में भी हैं, और दूसरा ये दोनों डबल बॉन्ड 2 सेपरेट रिंग के अंदर भी हैं। इसी वजह से हम इसे बोलते हैं ये हमारे पास एनुलर डाइईन है। इसी तरह ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास 2 रिंग्स हैं। अब एक रिंग के अंदर ये हमारे पास कॉन्जुगेशन में ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास पाई बॉन्ड, इसमें भी कॉन्जुगेशन मौजूद है, और ये हमारे पास एनुलर डाइईन ही है ये रिंग। और अगर हम इस रिंग के लिहाज से देखेंगे, क्योंकि ये कार्बन दोनों रिंग के साथ शेयर कर रहा है, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड, और ये हमारे पास डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन इस लिहाज से भी बन रही है, तो दोनों रिंग के लिहाज से ये हमारे पास एनुलर डाइईन है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ एनुलर डाइईन। तो एनुलर डाइईन हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक हमारे पास है होमो एनुलर डाइईन। अब होमो का मतलब होता है सेम, एनुलर का मतलब होता है रिंग, डाई का मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड, यानी कि 2 डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर मौजूद होंगे, तो ऐसे एनुलर डाइईन को हम बोलते हैं होमो एनुलर डाइईन। अब एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास साइक्लोहेक्साडाइईन है, यानी दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर मौजूद हैं, तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं होमो एनुलर डाइईन। सेकंड एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास साइक्लोहेक्साडाइईन ही थी, इस कार्बन के साथ OH अटैच हो गया, लेकिन हमने मेन जो देखना है, ये हमारे पास जो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड है वो विद इन द सेम रिंग मौजूद हैं, तो इसे हम बोलते हैं होमो एनुलर डाइईन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास एक रिंग ये है कि 6 मेंबर्ड, और दूसरी हमारे पास है 5 मेंबर्ड रिंग, लेकिन दोनों के दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर मौजूद हैं, इसी वजह से हम इसे भी बोलते हैं होमो एनुलर डाइईन। अब देखें, ये हमारे पास होमो एनुलर डाइईन था, ये हमारे पास होमो एनुलर डाइईन था, ये कंपाउंड भी हमारे पास होमो एनुलर डाइईन था। अब ये देखें नेक्स्ट है, ये इसमें हमारे पास ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, फिर ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन तो है, लेकिन होमो एनुलर डाइईन नहीं है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड 2 डिफरेंट रिंग के अंदर मौजूद है, इसी वजह से ये होमो एनुलर डाइईन नहीं हो सकता। सेकेंड टाइप जो एनुलर डाइईन की है वो हमारे पास है हेट्रो एनुलर डाइईन। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, एनुलर का मतलब होता है रिंग, डाई मतलब 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड हमारे पास 2 डिफरेंट रिंग्स के अंदर मौजूद होंगे, तो ऐसे डाइईन को हम बोलते हैं हेट्रो एनुलर डाइईन। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ये 2 रिंग्स हैं। अब इस रिंग में इस कार्बन
के साथ डबल बॉन्ड, फिर ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड, फिर ये हमारे पास डबल बॉन्ड। तो ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में भी मौजूद हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड एक रिंग के अंदर मौजूद है, दूसरा डबल बॉन्ड हमारे पास दूसरी रिंग में मौजूद है। इस वजह से इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हेटेरो एनुलर डाइईन। इसी तरह हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, ये हमारे पास दो रिंग हैं, एक रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड, फिर ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। यानी ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में भी मौजूद होने चाहिए, और दूसरा ये दो डिफरेंट रिंग्स के अंदर मौजूद हों, तब हम इन्हें बोलते हैं हेटेरो एनुलर डाइईन। अब ये दोनों की दोनों एग्जांपल हमारे पास हेटेरो एनुलर डाइईन की हैं। अब थर्ड एग्जांपल देखें कि ये हमारे पास दो डबल बॉन्ड दो डिफरेंट रिंग्स के अंदर तो मौजूद हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यानी कि 3 सिंगल बॉन्ड आने के बाद फिर डबल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन नहीं है, इसी वजह से हम इसे हेटेरो एनुलर डाइईन नहीं कह सकते। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एंडो का मतलब होता है विद इन, साइक्लिक मीन रिंग, डबल बॉन्ड यानी कि एक डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड जो एक ही रिंग के अंदर मौजूद हो हम उसे बोलते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब ये देखिए हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, अब ये कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड विद इन द रिंग है, इस वजह से हम इसे बोलते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम देखें, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड विद इन द रिंग मौजूद है, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। थर्ड एग्जाम्पल में फिर हमने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, लेकिन फिर भी ये डबल बॉन्ड विद इन द रिंग मौजूद था, इसी वजह से हम इसे बोलते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब ये देखें, ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड था थ्रू आउट द रिंग मूव करता है, तो हम इसे यूँ दिखा सकते हैं, यानी कि ये पूरी रिंग के अंदर घूम सकता है, जिस पोजीशन पर भी जाए तो वो हमारे पास विद इन द रिंग होगा ये डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। सेकेंड टर्म है हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, साइक्लिक का मतलब रिंग, डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड जो हमारे पास आउटसाइड द रिंग होगा उस डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब ये देखें, ये हमारे पास है फर्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में हमने इस पोजीशन पर देखा, इस कार्बन ने क्या क्या डबल बॉन्ड बनाया होगा किसी और एटम के साथ, वो कार्बन भी हो सकता है, वो कोई हेटेरो एटम भी हो सकता है। अब देखें, अगर हम इसकी पोजीशन दिखाना चाहें ना यहाँ पे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे पास एंडोसाइक्लिक था। इस वजह से अगर इस पोजीशन पर हम दिखाना चाहेंगे डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग, तो वो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एंडोसाइक्लिक कहलाएगा। एक्सोसाइक्लिक के लिए एक शर्त ये है कि जिस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाए वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, और दूसरा ये उसकी वर्टिकल पोजीशन में हो। हॉरिजॉन्टल होगा तो वो एंडोसाइक्लिक कंसीडर किया जाएगा, इस वजह से इसे वर्टिकल होना ज़रूरी है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे पास एंडोसाइक्लिक है, अगरचे ये रिंग के बाहर है, लेकिन अगर हम कार्बन और कार्बन को देखें इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो इसी वजह से ये एंडोसाइक्लिक कंसीडर किया जाता है। अब देखें, अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमारे पास किस किस पोजीशन पर होगा। ये पोजीशन हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की, ये पोजीशन हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की, ये पोजीशन हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये पोजीशन थ्रू आउट द रिंग। इस पोजीशन पर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आता है तो वो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये एग्जांपल है कि इसमें एक रिंग को हमने ए का नाम दिया, दूसरी रिंग को हमने बी का नाम दिया। अगर हम ये डबल बॉन्ड को देखें, ए के लिहाज से ये हमारे पास क्या है, एंडोसाइक्लिक है। ए के लिहाज से ये हमारे पास है एंडोसाइक्लिक। अगर हम इसे बी के लिहाज से देखें, बी के लिहाज से ये हमारे पास इस पोजीशन पर है, तो ये बी के लिहाज से हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। ये बात आई समझ, यानी कि अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखेंगे, ए के लिहाज से ये हमारे पास है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, लेकिन अगर बी के लिहाज से देखेंगे, इस कार्बन की वर्टिकल पोजीशन पर है, तो ये हमारे पास बी रिंग के लिहाज से ये हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। अब किसी भी कंपाउंड की अगर हमने लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो सबसे पहले हमें पेरेंट कंपाउंड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिस तरह हम नोमेनक्लेचर देखते थे, पेरेंट चेन हम सिलेक्ट किया करते थे, इसमें भी हम क्या करेंगे, कंपाउंड्स को पेरेंट चेन के लिहाज से सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उसे नाम देंगे। अब हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको हम पेरेंट कंपाउंड्स के तौर पर या चेन कंपाउंड्स के तौर पर सिलेक्ट करते हैं, उनके लिए बेस वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। अब अगर हमारे पास ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन होगा तो उसके लिए, उस कंपाउंड के लिए हमारे पास जो बेस वैल्यू होगी या प्रेजेंट जो वैल्यू होगी वो है 217 नैनोमीटर। इसी तरह अगर हमारे पास जो पेरेंट कंपाउंड हो वो होमो एनुलर डाइईन हो, यानी कि ऐसा डाइईन जिसमें 2 डबल बॉन्ड विद इन द सेम रिंग हूँ, सेम रिंग में हूँ, तो उसके लिए जो बेस वैल्यू होगी वो है 253 नैनोमीटर। इसी तरह अगर हमारे पास पेरेंट कंपाउंड्स हेट्रो एनुलर डाइईन आ जाए, उसके लिए जो हम बेस वैल्यू ऐड करेंगे वो होगी 214 नैनोमीटर। कुछ हमारे पास इंक्रीमेंट्स हैं, यानी कि ये पेरेंट कंपाउंड के साथ आकर अटैच हो जाएं, फिर हम उनके लिए क्या करते हैं, इतनी वेवलेंथ की एडिशन करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो जाए इस पेरेंट कंपाउंड के साथ, उसके लिए हम क्या करते हैं, 5 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई रिंग रेजिड्यू हो, जब हमारे पास होमो एनुलर डाइईन या हेट्रो एनुलर डाइईन होगा तब हमारे पास रिंग रेजिड्यू होगा, अगर वो आ जाए तब हम उसके लिए भी 5 नैनोमीटर के एडिशन करते हैं। ये रिंग रेजिड्यू क्या होता है ये मैं एग्जांपल में बताता हूँ। अगर हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ जाए उसके लिए भी हम क्या करते हैं, 5 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यानी कि 2 डबल बॉन्ड तो डाइईन के लिए, पेरेंट कंपाउंड के लिए थे, उसके अलावा अगर कोई डबल बॉन्ड आता है जो उसकी कॉन्जुगेशन को फर्दर इंक्रीज करता है, फिर हम उसके लिए 30 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। ये हमारे पास से कुछ इंक्रीमेंट्स। आगे आता है हमारे पास ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो उस कंपाउंड्स की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को बढ़ाते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सोक्रोम OR आ जाए, OR ये हमारे पास ईथर लिंकेज ही है। अगर हमारे पास उस पेरेंट कंपाउंड के में OR यानी कि ईथर लिंकेज अटैच हो जाए तब हम पेरेंट कंपाउंड के साथ 6 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्लोरीन का फंक्शनल ग्रुप लग जाए, इसे हम बोलते हैं क्लोरो, तब हम 5 नैनोमीटर के एडिशन करते हैं। अगर हमारे पास ब्रोमीन लग जाए तब हम इसे बोलते हैं ब्रोमो, ये हमारे पास फिर 5 नैनोमीटर की एडिशन। SR ग्रुप लग जाए, SR को हम बोलते हैं मरसेप्टो, या अगर हम इसकी फैमिली का नाम देखेंगे तो थायो, यानी कि जिस तरह हमारे पास यूरिया होता है, थायो यूरिया, यूरिया में हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, वहाँ पे अगर कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर लग जाए तब वो थायो यूरिया बन जाता है। अगर ये हमारे पास ऑक्सोक्रोम होगा फिर हम 30 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। इसी तरह हमारे पास NR2 इमीन ग्रुप लग जाए फिर हम उसके लिए 60 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। और हमारे पास अगर ये OCOCH3 ये हमारे पास एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो उस पेरेंट कंपाउंड के साथ अटैच हो जाए फिर हम कोई भी, यानी कि उसके अंदर कोई वेवलेंथ की एडिशन नहीं करते। मतलब इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हमारे पास वेवलेंथ आएगी वो हमारे पास 0 नैनोमीटर। अब ये हमारे पास कुछ थे कंपाउंड से, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट्स देखे, फिर ऑक्सोक्रोम देखे। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कंपाउंड्स पर, फिर हम उनकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। अब इसमें सबसे पहले ना कार्बन एटम की तादाद देख ले, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास है 6 कार्बन एटम है टोटल हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट करना है, पेरेंट चेन कंपाउंड्स, यानी कि जहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेशन होगी, कॉन्जुगेटेड डाइईन ही तो सिलेक्ट करना है। अब ये देखें, ये हमारे पास पाई बॉन्ड, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास पाई बॉन्ड, यानी कि ये 4 कार्बन एटम ऐसे हैं जो हमारे पास पेरेंट कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हमारे पास पेरेंट कंपाउंड कौन सा होगा, ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन होगा। पेरेंट कंपाउंड को हमने सेलेक्ट कर लिया, ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन। इसके लिए हमने जो वेवलेंथ की एडिशन करनी है पेरेंट कंपाउंड के लिए वो है 217 नैनोमीटर। अब देखें इसके साथ फिर हमने देखना है कोई रिंग रेजिड्यू, जब रिंग ही नहीं है तो रिंग रेजिड्यू कहाँ से आएगा। फिर हमने देखना है कोई इसके साथ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं है, वो हमारे पास रिंग होगी तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा।
फिर हमने देखना है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो नहीं है, वो भी नहीं है। फिर हमने देखा कि कोई कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है जो इसकी कॉन्जुगेशन को फर्दर इंक्रीज कर रहा है, वो भी नहीं है। सिर्फ हमारे पास 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ आकर अटैच हुए हैं और हर एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम एडिशन करते थे। 5 नैनोमीटर का 2 अल्काइल ग्रुप है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हम क्या करेंगे 10 नैनोमीटर के एडिशन करेंगे। अब इस कंपाउंड के लिए हमारे पास टोटल लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 217 प्लस हमारे पास 10, तो ये हमारे पास 227 नैनोमीटर, यानी कि हमारे पास 2,4 हेक्साडाइन। इसके लिए हमारे पास जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से, वो हमारे पास 227 नैनोमीटर आई। इसी तरह अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास लाइक दिस। तो सबसे पहले हमने पेरेंट कंपाउंड सेलेक्ट करना है जहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी। ये हमारे पास पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर ये हमारे पास पाई बॉन्ड, तो यहाँ तक हमें कॉन्जुगेशन मिल गई। ये हमारे पास ओरिजिनल पेरेंट कंपाउंड होगा। अब ये दोनों डबल बॉन्ड विद इन द सेम रिंग हैं, तो ये हमारे पास है होमो एनुलर डाइईन। होमो एनुलर डाइईन के लिए हम जो प्रेजेंट वैल्यू या बेस वैल्यू थी वो ऐड करते थे 253 नैनोमीटर। तो हमारे पास होमो एनुलर डाइईन के लिए वैल्यू जो आई प्रेजेंट या बेस वैल्यू वो है 253 नैनोमीटर। फिर हम देखते हैं इसके साथ अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। अब एक अल्काइल ग्रुप हमारे पास ये अटैच है, तो एक ग्रुप के लिए हम 5 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 5 नैनोमीटर। अब साथ में देखेंगे कोई ऑक्सोक्रोम लगा हुआ है, हाँ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और क्लोरो ग्रुप के लिए हम 5 नैनोमीटर का एडिशन करते थे। एक क्लोरो ग्रुप है तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारे पास 5 नैनोमीटर। अब देखेंगे हम क्या इसमें कोई और डबल बॉन्ड भी है जो इसकी कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, तो कोई ऐसा डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है जो इसकी कॉन्जुगेशन को फर्दर इंक्रीज कर रहा हो। फिर हमने देखना है रिंग रेजिड्यू। अब बात को गौर से समझना है कि हमारे पास रिंग रेजिड्यू क्या होता है। अगर हम अपने इतने कॉन्जुगेटेड डाइईन को यानी कि इस तरह से कट करें कि इसको बिल्कुल यानी एलिफेटिक सीधी चेन में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम ये हमारे पास रिंग टाइप था, अगर हम इसे यहाँ से कट ऑफ करें और इधर से यहाँ से कट ऑफ करें, तो ये हमारे पास जो पेरेंट चेन वाला कंपाउंड था ये एलिफेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कन्वर्जन है रिंग टाइप कंपाउंड, रिंग टाइप कॉन्जुगेटेड डाइईन की, इसे एलिफेटिक डाइईन में कन्वर्ट करना, ये जो हमारे पास है इसे बोलते हैं हम रिंग रेजिड्यू। अब देखिए रिंग रेजिड्यू हमारे पास कितनी तरह से बने, एक यहाँ से बना, दूसरा हमारे पास यहाँ से बना। हर एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम 5 नैनोमीटर का एडिशन करते थे। हमारे पास 2 रिंग रेजिड्यू हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 नैनोमीटर। फिर बाकी हमने देखा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि इसके अलावा, और दूसरा हमारे पास एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है इस कॉन्जुगेशन के अलावा। तो हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इन सब को सम अप कर देते हैं। 253 प्लस हमारे पास 10, 263 प्लस हमारे पास 10, तो ये हमारे पास 273 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वुडवर्ड एंड फीजर ने सजेस्ट की 273 नैनोमीटर, which is very close to the actual value। इसी तरह अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें, ये हमारे पास है थर्ड एग्जांपल। अब इस मॉलिक्यूल के लिए हमने क्या करना है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने अपना पेरेंट कंपाउंड सेलेक्ट करना है, पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, कॉन्जुगेशन कहाँ पे मौजूद है देखना है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास यहाँ तक मस्त कॉन्जुगेशन है। तो ये हमारे पास पेरेंट कंपाउंड को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो पेरेंट कंपाउंड ये हमारे पास कौन सा है, ए साइक्लिक हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइईन है। ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए हम जो बेस वैल्यू थी वो हमारे पास है 217 नैनोमीटर, ये एडिशन करते थे। अब हमने देखना है इसके अलावा हमारे पास अल्काइल ग्रुप मौजूद है। अल्काइल ग्रुप हमारे पास एक है, तो इसके लिए हम वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारे पास 5 नैनोमीटर एडिशन कर दी हमने। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये हमारे पास देखें ना साइक्लोहेक्सीन थी, यानी रिंग टाइप थी। अब रिंग के साथ ये डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पर मैंने बोला था ये जो पोजीशन होती है
बेंजीन रिंग की, तो ये हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो वाकई इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम 5 नैनोमीटर का एडिशन करते थे। एक डबल बॉन्ड मौजूद है 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारे पास 5 नैनोमीटर का एडिशन होगा। अब देखना है हमने रिंग रेजिड्यू भी है, यानी कि इतने से पार्ट को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो एलिफेटिक में कन्वर्ट करना चाहें तो रिंग रेजिड्यू भी मौजूद है। अगर हम इसे यहाँ से कट ऑफ करें और हम इसे यहाँ से कट ऑफ करें तो इतना सा ये पार्ट हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं रिंग रेजिड्यू। 2 रिंग रेजिड्यू मौजूद हैं और हर एक के लिए हम क्या करते हैं 5 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 नैनोमीटर। अब हमने क्या करना है, इन सब को सम अप कर देना है। 217 प्लस हमारे पास 10, 227 प्लस हमारे पास 10, तो ये हमारे पास 237 नैनोमीटर हो जाएगी। इस कंपाउंड के लिए मैक्सिमम जो वेवलेंथ आई वो हमारे पास है 237 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। जितनी हम प्रैक्टिस अच्छे करेंगे उतना ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और किसी भी कंपाउंड्स की हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू थ्योरेटिकली बाय वुडवर्ड एंड फ्रीजर रूल कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल कॉन्जुगेटेड डाइन ही है। तो सबसे पहले अब हमने देखना है पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। हमारे पास कॉन्जुगेशन कहाँ पे मौजूद है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास डाइन हो गया, कॉन्जुगेटेड डाइन। अब देखना है कि दोनों के दोनों डबल बॉन्ड 2 डिफरेंट रिंग के अंदर मौजूद हैं, तो ये हमारे पास हेट्रो एनुलर डाइन होगी, और इसके लिए जो बेस वैल्यू थी हमारे पास वो है 214 नैनोमीटर, 214 नैनोमीटर। फिर हमने देखना है कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। फिर हम देखते हैं रिंग रेजिड्यू है। रिंग रेजिड्यू अगर हम इतने से पार्ट को अलग करना चाहें तो अगर हम इसे यहाँ से कट ऑफ कर दें, ये दूसरी पोजीशन यहाँ पे, इस रिंग में भी 2 पोजीशन पे कट ऑफ करें, तो ये हमारे पास 4 रिंग रेजिड्यू बन रहे हैं। यानी कि इतने से पार्ट को हम अलग एलिफेटिक में कन्वर्ट करेंगे तो 4 तरफ से हमें कट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि एक रिंग में हमारे पास 2 रिंग रेजिड्यू मौजूद हैं। तो 2 रिंग है हमारे पास, टोटल 4 रिंग रेजिड्यू होंगे, और हर एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम 5 नैनोमीटर का एडिशन करते थे, तो 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, तो ये हमारे पास 20 नैनोमीटर बन जाएगा। अब देखें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग मौजूद ही नहीं है। तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें 214 प्लस 20, तो ये हमारे पास हो जाएगा 234 नैनोमीटर। इस कंपाउंड के लिए हमने देखा लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आई वो 234 नैनोमीटर है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, ये हमारे पास है कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में देखें हमारे पास 3 रिंग हैं, 6 मेंबर्ड 3 रिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। एक रिंग को हमने ए का नाम दिया, दूसरी को हमने बी का नाम दिया, तीसरी को सी का। अब पेरेंट चेन को यहाँ पे सिलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले देखना है कॉन्जुगेशन कहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास पाई बॉन्ड सिग्मा पाई, यहाँ पे कॉन्जुगेशन मौजूद है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें पाई सिग्मा पाई, फिर हमारे पास कॉन्जुगेशन मौजूद है, 2 रिंग में होगी। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें पाई सिग्मा पाई, ये हमारे पास फिर से कॉन्जुगेशन मौजूद होगी। तो इस तरह हमारे पास हमें 3 कॉन्जुगेटेड आइन मिल रहे हैं। अब हमने क्या करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन, यानी ए साइक्लिक तो हो नहीं सकता, हमारे पास होमो एनुलर डाइन है और दूसरा हमारे पास हेट्रो एनुलर डाइन है। अब देखें ये हमारे पास होमो एनुलर डाइन है, इस रिंग के लिहाज से देखेंगे ये हेट्रो एनुलर डाइन है, और इसके लिए इन 2 के लिहाज से देखेंगे तो ये हमारे पास हेट्रो एनुलर डाइन है। अब ये बात गौर से सुन लें कि जब हमारे पास होमो एनुलर डाइन और हेट्रो एनुलर डाइन दोनों मौजूद हों, फिर हम प्रेफर करते हैं होमो एनुलर डाइन को। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास पेरेंट चेन कंपाउंड होगा ये हमारे पास होगा, ये इतना सा पार्ट। होमो एनुलर डाइन को हमने क्या किया, प्रेफर किया, और इसके लिए हमारे पास जो बेस वैल्यू थी वो थी 253 नैनोमीटर पेरेंट वैल्यू। पेरेंट कंपाउंड के लिए पेरेंट वैल्यू है बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर। अब देखना है हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी अगर हम
इस रिंग के लिहाज से, ये पूरी रिंग देखें, इसके लिहाज से ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर है, बाकी ये हमारे पास इस पोजीशन पर होगा तो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। तो इस रिंग के लिहाज से हमारे पास ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। अगर हम इस रिंग के लिहाज से देखें, ये जो डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, तो हम इसे नाम देते हैं, ये सेकंड हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक इस रिंग के लिहाज से ये आया हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर हम इस रिंग के लिहाज से देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर हम इस रिंग के लिहाज से देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारे पास एक्सोसाइक्लिक है। हमारे पास 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद हैं और हर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम वैल्यू 5 नैनोमीटर का एडिशन करते थे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर का एडिशन, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर अब हमने देखना है कि कोई और डबल बॉन्ड भी है इस डाइन के अलावा जो इसकी कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है। जी हाँ, ये हमारे पास डाइन था, इसके साथ ये डबल बॉन्ड इसकी कॉन्जुगेशन को फर्दर इंक्रीज कर रहा है क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में मौजूद है। इसी तरह ये डबल बॉन्ड भी इसकी कॉन्जुगेशन को फर्दर इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो इसकी कॉन्जुगेशन को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं और ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए हम 30 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए हम 30 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। तो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड ऐसे थे जो इसकी डाइन की कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहे थे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये हमारे पास 60 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास रिंग रेजिड्यू तो मौजूद है। अब इस कंपाउंड में के लिए देखना है रिंग रेजिड्यू हम कैसे निकालते हैं। ये जो पूरा डाइन था कॉन्जुगेटेड डाइन, जब हम रिंग रेजिड्यू काउंट करेंगे फिर हम इस पूरे कॉन्जुगेटेड डाइन को अंडर कंसीडरेशन करेंगे। ये हमारे पास पूरे का पूरा डाइन, यानी कि जो कॉन्जुगेशन को भी फर्दर इंक्रीज कर रहा था, तब हम उसके लिए ये देखेंगे। अब इसके अलावा रिंग रेजिड्यू, अगर हम इसको यहाँ से कट ऑफ करें, एक रिंग रेजिड्यू यानी इतने से पार्ट को अलहदा करना है, एलिफेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉन्जुगेटेड डाइन अलहदा हो जाएंगे, तो ये हमारे पास रिंग रेजिड्यू कहलाएगा। एक जगह से हमने इसे यहाँ से काटा, दूसरी जगह से इसे हमने यहाँ से काटा, तो ये दूसरा रिंग रेजिड्यू। तीसरा अगर हम इसे यहाँ से काट दें तब भी हमारे पास ये पार्ट, इतना सा पार्ट अलहदा हो जाएगा। चौथा अगर हम इसे यहाँ से कट ऑफ करें, पांचवा इसे हम यहाँ से कट ऑफ करें, तो हमारे पास रिंग रेजिड्यू टोटल 5 मौजूद हैं और हर एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम वैल्यू 5 नैनोमीटर का एडिशन करते थे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारे पास 25 नैनोमीटर हो जाएगा। ये हमारे पास 60 नैनोमीटर था, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 नैनोमीटर। अब हम इन सब वैल्यूज़ को सम अप कर दें। अब हम इन सब वैल्यूज़ को क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं। 253 प्लस हमारे पास 15, तो ये हमारे पास 268 बन जाएगा। 268 प्लस हमारे पास 60, तो 60 और 68 ये हमारे पास 128, 200 वो था 328 प्लस हमारे पास 25, तो ये हमारे पास 228 प्लस 5 233, 243, 240, 53 हो जाएगा। 353 टोटल वैल्यूज़ हमारे पास, इनको सम अप करने के बाद ये हमारे पास 353 नैनोमीटर। अब देखें अगर सिंपल डाइन होता उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू बहुत कम आनी थी, लेकिन कुछ डबल बॉन्ड ऐसे थे जो इनने इसकी कॉन्जुगेशन को बढ़ा दी। मतलब जितनी कॉन्जुगेशन बढ़ती जाएगी उतनी ही उस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ये हमारे पास थी 5th एग्जांपल। अब हम लास्ट एग्जांपल करते हैं, 6th एग्जांपल। ये हमारे पास कंपाउंड है कुछ ऐसा और इसके साथ ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लग गया। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने डाइन को देखना है कि हमारे पास डाइन को कैसा है, ए साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इतना सा पार्ट ये हमारे पास डाइन हो गया। अब ये हमारे पास दोनों के दोनों डबल बॉन्ड विद इन द सेम रिंग थे, तब हम बोलते हैं कि ये हमारे पास है होमो एनुलर डाइन। और होमो एनुलर डाइन के लिए हम जो बेस वैल्यू लेते थे वो है 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर।
अब देखें ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप एस्टर का लगा है, और एस्टर के फंक्शनल ग्रुप के लिए मैंने बोला था कि हम किसी भी वेवलेंथ के एडिशन नहीं करते, 0 नैनोमीटर कंसीडर की जाती है। और इसी तरह अब हमने देखना है कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। फिर हम देखते हैं रिंग रेजिड्यू, इतने से पार्ट को अगर हम सेपरेट करके एलिफेटिक में कन्वर्ट कर दें वो रिंग रेजिड्यू, तो दो हमारे पास रिंग रेजिड्यू हैं, और हर एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम 5 नैनोमीटर का एडिशन करते थे, तो ये हमारे पास 10 नैनोमीटर हो जाएगी। अब इन दोनों को सम अप कर दें तो ये हमारे पास 263 नैनोमीटर हो जाएगी। इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास आई 263। अब ये जो पार्ट था ये हमारे पास वुडवर्ड एंड फ्रीजर रूल का पार्ट ए था, जो मैंने वीडियोस बनाई थी, लेकिन रिजल्ट क्लियर ना होने की वजह से मुझे दोबारा बनाना पड़ी। तो इसके पार्ट बी को भी हम इसी वीडियो में ही डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है पार्ट बी, यानी कि उस वीडियो में जो हमने अलहदा दिया था, अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं इसी वीडियो के अंदर ही कंडेंस कर रहे हैं। अब ये हमारे पास टॉपिक वही है वुडवर्ड एंड फ्रीजर रूल, लेकिन जो सब टॉपिक बना है हमने लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्सो ग्रुप। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सो ग्रुप पाया जाए उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमारे पास ये क्या क्या हो सकता है। ये हमारे पास ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप, इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन हो, दूसरे साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप हो, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड बनाएगा। अगर इसकी दोनों साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप हों तो ये हमारे पास कीटोन बनाएगा। अगर ये हमारे पास ऑक्सो ग्रुप की एक साइड पे अल्काइल ग्रुप हो और दूसरी साइड पे OR, तो ये हमारे पास एस्टर हो सकता है। इसी तरह ये हमारे पास ऑक्सो ग्रुप की एक साइड पे अल्काइल ग्रुप हो, दूसरी पे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर ये हमारे पास इसी तरह ऑक्सो ग्रुप के साथ एक साइड पे अल्काइल ग्रुप, दूसरी साइड पे क्लोरीन, तो ये हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड। और इसी तरह ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप लग जाए तो ये हमारे पास एसिड एमाइड बन जाता है। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर ही रहेगा। हमने इन दो को ही ज़्यादा डिस्कस करना है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसी तरह जैसे हमने लास्ट में कॉन्जुगेटेड आयन में देखा था, पेरेंट कंपाउंड को हमने सेलेक्ट आउट करना होता था। पेरेंट कंपाउंड को इस केस में आप देखेंगे हमारे पास पेरेंट कंपाउंड कैसा होगा, ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा। ई साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, तो उसके लिए जो हम बेस वैल्यू देंगे वो हमारे पास 215 नैनोमीटर लेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 6 मेंबर्ड या हायर हो जाए, उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो, तब भी हम उसके लिए 215 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। अगर हमारे पास ए साइक्लिक हो या 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग हो और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो, तो उसके लिए हम 215 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। अगर हमारे पास 5 मेंबर्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आ जाए, फिर हम उसके लिए 202 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास ये थे कीटोन के बारे में, अगर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इस्तेमाल करें, उसके लिए जो बेस वैल्यू है वो है 210 नैनोमीटर। इसी तरह अगर हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए या एस्टर आ जाए, उसके लिए हम एडिशन करते हैं पेरेंट वैल्यू में 195 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। अब कुछ हमारे पास है इंक्रीमेंट्स। अगर हमारे पास उन पेरेंट कंपाउंड के साथ डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ जाए, तो उसके लिए हम 30 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ जाए, उसके लिए हम 5 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। अगर हमारे पास होमोएनुलर डाइईन कंपोनेंट हो उस पेरेंट कंपाउंड के अलावा, तो उसके लिए हम 39 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोफोर या सब्स्टिट्यूएंट, यानी उस पेरेंट कंपाउंड के साथ हमारे पास क्रोमोफोर लग जाए या सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, वो भी पोजीशन डिपेंड करता है किस पोजीशन पर होगा। वो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ अल्फा पोजीशन पर हो सकता है, बीटा पोजीशन पर हो सकता है, गैमा पोजीशन पर, डेल्टा या हायर पोजीशन पर। तो उसके लिए हर एक के लिए वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर हमारे पास क्रोमोफोर अल्काइल ग्रुप हो
या रिंग रेजिड्यू हो, तो वो अगर अल्फा पोजीशन पर है तो उसके लिए हम 10 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। अगर बीटा पोजीशन पे हो उसके लिए हम 12 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। गैमा पोजीशन पर होगा तो 18 नैनोमीटर। इसी तरह डेल्टा या हायर पोजीशन पर होगा तब भी हम उसके लिए 18 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। हायर से मुराद है डेल्टा के अलावा जितनी भी पोजीशन आएंगी वो हायर में कंसीडर की जाएंगी और उनके लिए वैल्यू डेल्टा की तरह सेम ही रहेगी। अगर हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लग जाए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ, वो भी अल्फा पोजीशन पर, तो उसके लिए हम 35 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। अगर बीटा पोजीशन पर है तो तब हम 30 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। गैमा पोजीशन पर 50 नैनोमीटर, डेल्टा या हायर पोजीशन पर हम 15 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास OMe मिथॉक्सी ग्रुप लग जाए तो अगर अल्फा पोजीशन पर होगा 35 नैनोमीटर, बीटा पोजीशन पर होगा 30 नैनोमीटर, गैमा पोजीशन पर 17 नैनोमीटर, डेल्टा या हायर पोजीशन पर होगा 31 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास क्लोरीन लग जाए उस पैरेंट कंपाउंड के साथ, अगर वो अल्फा पोजीशन पर होगा तो वो हमारे पास 15 नैनोमीटर, बीटा पोजीशन पर हमारे पास 12 नैनोमीटर, गैमा पोजीशन पर 12 नैनोमीटर, डेल्टा या हायर वैल्यूज आ जाए तब भी पोजीशन आ जाए उसके लिए हम 12 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। अगर ब्रोमीन लग जाए, इसको हम बोलते हैं ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप, तो अल्फा पोजीशन पर होगा तो 25 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे, बीटा पोजीशन पर 30 नैनोमीटर का, गैमा पोजीशन पर 25 नैनोमीटर का, डेल्टा या हायर पोजीशन पर होगा तो 25 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। लास्ट है हमारे पास OAC, ये हमारे पास एसीटॉक्सी फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। एसीटॉक्सी, एसीटॉक्सी अगर ये हमारे पास अल्फा पोजीशन पर होगा तो 6 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। बीटा, गैमा, डेल्टा या हायर पोजीशन पर होगा तब भी हम सेम वैल्यू 6 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं। अगर हमारे पास सॉल्वेंट आ जाए, यानी कि उस कंपाउंड्स में सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन हो, तब हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं सॉल्वेंट करेक्शन। अगर हम देखें ना कार्बोनाइल कंपाउंड्स को जिसमें ऑक्सो का फंक्शनल ग्रुप था, अब देखें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन करता है, और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। तो मतलब ये है कि हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होंगे वो पोलर कंपाउंड होते हैं। अब जो एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन होती है वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वाटर, तो ये -8 नैनोमीटर उसके अंदर पेरेंट कंपाउंड्स के जितनी वेवलेंथ है उसके अंदर ये ऐड कर देंगे। अगर हम मेथनॉल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तब हम 0 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। अगर हमारे पास क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट होगा, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म नॉन पोलर होता है, तो +1 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। डाईऑक्सीन, यानी कि अगर ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो ना, तो इसमें से 2 कार्बन अल्टरनेटिव पोजीशन पे, यानी कि 1,4 पोजीशन पे जिसे हम बोलते हैं, उस कार्बन की जगह 2 ऑक्सीजन लग जाए तब हम इसे बोलते हैं डाईऑक्सीन। अगर डाईऑक्सीन सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तब हम +5 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। इसी तरह अगर हम ईथर सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं जो कि नॉन पोलर ईथर, तो +7 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। अगर हम हेक्सेन, ये भी नॉन पोलर है, तो हम +11 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। हमने सॉल्वेंट करेक्शन में देखा है अगर हम पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। वाटर को हमने यूज़ किया, मेथनॉल को यूज़ किया, तो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू एड अप हो रही है। तो ये जो पोजीशन है एब्जॉर्प्शन बैंड की डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं इससे रेलिवेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया C डबल बॉन्ड O, मतलब ये हमारे पास कीटोन है, इस साइड पे अल्काइल ग्रुप है, इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है। अब देखें ये हमारे पास ये कार्बन हो गया, इसके अगल वाला कार्बन, साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये हमारे पास बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये हमारे पास बीटा कार्बन। तो ये हमारे पास पेरेंट कंपाउंड हो गया अल्फा बीटा। अब देखें अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आ गया हमारे पास। अब इसके लिए जो बेस वैल्यू थी हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए, सबसे पहले हमने क्या किया, पेरेंट कंपाउंड सेलेक्ट किया, देखा हमारे पास कंपाउंड कीटोन था, अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, हम इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब इसके लिए हम जो बेस वैल्यू थी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
कीटोन के लिए, तो ये हमारे पास ए साइक्लिक था। ए साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए हमने बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर की एडिशन की, 215 नैनोमीटर। फिर हमने देखना है कि इसके अल्काइल ग्रुप्स कहाँ पे मौजूद हैं। अब देखें, ये इस साइड पे हमारे पास अल्फा कार्बन, इस साइड पे हमारे पास है बीटा कार्बन। अब देखें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। अब देखें अल्फा पोजीशन पे कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है, लेकिन बीटा पोजीशन पे 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास 2, वो भी हमारे पास एट बीटा पोजीशन। अब बीटा पोजीशन के लिए अगर हम देखें अल्काइल ग्रुप के लिए, तो हर एक अल्काइल ग्रुप के लिए हम एडिशन करते थे बीटा पोजीशन। ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू, अल्फा पे था 10, बीटा पे हमारे पास है 12। एक के लिए 12 यूज़ कर रहे हैं, तो 2 के लिए हमने मल्टीप्लाई करा देना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हमारे पास 24 नैनोमीटर हो जाएगा, 24 नैनोमीटर। अब ये हमारे पास था 215 नैनोमीटर। अब दोनों में ऐड कर दें तो ये हमारे पास 25 और 15, ये हमारे पास 239 नैनोमीटर। तो हमने देखा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इस कंपाउंड के लिए, ए साइक्लिक के लिए हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की जो वेवलेंथ आई वो 239 नैनोमीटर। ये हमारे पास थी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास रिंग टाइप है। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो डेफिनेटली हमें कीटोन ही नज़र आ रहा है। कीटोन की अगल वाली पोजीशन पे, साथ वाली पोजीशन पे जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, ये हमारे पास बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये हमारे पास बीटा कार्बन। अब इस साइड पे भी जा सकते थे, यानी कि ये हमारे पास अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, लेकिन ये अनसैचुरेटेड नहीं है, तो पेरेंट कंपाउंड हमने ये सेलेक्ट किया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अब ये भी हमारे पास है क्या, साइक्लिक, यानी 6 मेंबर या हायर अनसैचुरेटेड कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए प्रेजेंट या बेस वैल्यू हमारे पास 215 नैनोमीटर, ये हमारे पास है 215 नैनोमीटर का एडिशन हमने कर दिया। इसी तरह अब देखें इसके अलावा डबल बॉन्ड के अलावा कोई और डबल बॉन्ड भी है जो इसकी कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा हो। अब देखें एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो इसकी कॉन्जुगेशन को फर्दर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ईच एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के लिए। तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो इसकी कॉन्जुगेशन को बढ़ा रहा है, तो हम एक डबल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर का एडिशन करते थे। अब देखें क्या हमारे पास कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी मौजूद है। इस रिंग के लिहाज से देखेंगे ये डबल बॉन्ड हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अगर हम इस रिंग के लिहाज से देखेंगे ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक, यानी एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये हो गया, दूसरा हमारे पास ये हो गया, तो ये हमारे पास 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं। तो हर एक के लिए हम 5 नैनोमीटर का एडिशन करते थे, 2 के लिए हम 10 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। अब देखते हैं कोई हमारे पास क्रोमोफोर नहीं है, कोई हमारे पास जो इंक्रीमेंट्स थी वो हमने ऐड कर दी। अब हमने देखना है रिंग रेजिड्यू, यानी इतने से पार्ट को अगर हम हमारा था पेरेंट कंपाउंड, लेकिन जब कॉन्जुगेशन की बात आएगी कोई ऐसा डबल बॉन्ड जो इसकी कॉन्जुगेशन को फर्दर इंक्रीज कर रहा होगा, जब हम रिंग रेजिड्यू लेंगे तब हम इसके ये भी हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। अब देखें रिंग रेजिड्यू कहाँ पे पॉसिबल, एक यहाँ पे पॉसिबल है, एक हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है, दूसरा हमारे पास रिंग रेजिड्यू यहाँ पे पॉसिबल है। अब देखें एक बीटा पोजीशन पे है, दूसरा हमारे पास ये गैमा पोजीशन, ये हमारे पास डेल्टा या हायर वैल्यू। अब देखिए ये रिंग रेजिड्यू कंसीडर नहीं करना। अगर आप इसे रिंग रेजिड्यू कंसीडर करते हैं तब ये हमारे पास कीटोन नहीं एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास साथ में हाइड्रोजन ही आएगा। यहाँ पे अगर हम इसे काट देते हैं, एलिफेटिक में कन्वर्ट करते हैं, तब ये हमारे पास कीटोन नहीं रहेगा बल्कि एल्डिहाइड बन जाएगा। अब हमारे पास रिंग रेजिड्यू आए 3। अब देखिए एक है बीटा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन के लिए हम जो रिंग रेजिड्यू इस्तेमाल करते थे वैल्यू वो हमारे पास है 12 नैनोमीटर। एक है हमारे पास गैमा, गैमा पोजीशन पे हमारे पास रिंग रेजिड्यू, गैमा पोजीशन के लिए हम 18 नैनोमीटर का एडिशन करते थे। एक हमारे पास डेल्टा या हायर वैल्यूज, उसके लिए भी हम 18 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आप टेबल को में वैल्यूज को याद रखेंगे तब ही आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है।
यानी कि डिफरेंट पोजीशन पे हमने देखना है इनकी वैल्यूज़। अब देखिए ये हमारे पास 18 और 18 36 और 2 38 और ये हमारे पास टोटल 48 नैनोमीटर हो जाएगा। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को सम अप कर दें, 215 प्लस 30 तो ये हमारे पास 245 और प्लस हमारे पास 10 255 और 255 और 48 ये हमारे पास 50 और 50 हमारे पास 300 हो जाएगा। 5 और 5 10 और ये हमारे पास हो जाएगा 3, यानी कि वो हमारे पास 255 बना। 255 प्लस हमारे पास 48 तो ये हमारे पास 8 और 5 13 एक 5 और 4 9 और 1 10 और ये हमारे पास 3। तो ये इस कंपाउंड के लिए हमारे पास जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आई वो 303 नैनोमीटर। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, अब नेक्स्ट एग्जांपल में ये हमारे पास है कंपाउंड। अब ये देखिए ये हमारे पास कीटोन है, ये पोजीशन इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये हमारे पास बीटा कार्बन। अब ये हमारे पास हो गया पेरेंट कंपाउंड। अब ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक है। तो बेस वैल्यू हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हमारे पास 215 नैनोमीटर ही थी, बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। इसी तरह इसके बाद देखेंगे हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन, ये हमारे पास बीटा कार्बन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ही तो था हमारे पास। 250 नैनोमीटर अल्काइल ग्रुप हमारे पास अल्फा पोजीशन पर है। अल्फा पोजीशन के लिए अल्काइल ग्रुप की हम वैल्यू लेते थे 10 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं। इसके बाद देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि हमारे पास क्लोरीन यानी कि क्रोमोफोर या सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन मौजूद है, क्लोरो ग्रुप इसे बोलते हैं, ये बीटा पोजीशन पर है। अगर हमारे पास क्लोरीन बीटा पोजीशन पर हो तब हम इसके लिए 12 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे, प्लस हमारे पास ये 12 नैनोमीटर। अब देखते हैं रिंग रेजिड्यू भी मौजूद है। जी हाँ, ये यानी कि इतने से पार्ट को अगर हम सेपरेट करें, ये हमारे पास रिंग रेजिड्यू। अब ये रिंग रेजिड्यू भी हमारे पास बीटा पोजीशन पर है, तो बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू की वैल्यू हम ऐड करते थे 12 नैनोमीटर। अब इन सब को ऐड अप कर दें, 215 प्लस 10 225 27 37 39 और ये हमारे पास 49 249 नैनोमीटर हो जाएगा। तो इस कंपाउंड के लिए हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आई वो है 249 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल हमारे पास। जितनी ज़्यादा एग्जांपल करेंगे ना उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतने ही हम इस काबिल होंगे कि किसी भी कंपाउंड्स के लिए हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखिए ये हमारे पास साइक्लिक ही था, तो ये हमारे पास कीटोन लग रहा है हमें, तो ये हमारे पास साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये हमारे पास बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कि कीटोन आ गया, तो बेस वैल्यू हम इसके लिए ऐड करते हैं 215 नैनोमीटर। अब देखते हैं हमारे पास अल्काइल ग्रुप मौजूद है। अब अल्काइल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप है, ये भी बीटा पोजीशन पर, तो बीटा पोजीशन के लिए हम 12 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे, 12 नैनोमीटर। इसके बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, यानी कि क्रोमोफोर मौजूद है, यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, वो भी अल्फा पोजीशन पर। तो अल्फा पोजीशन पर अल्कोहल के लिए हम 35 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं, 35 नैनोमीटर। इसके अलावा अगर हम इतने से पार्ट को सेपरेट करना चाहें, यानी कि एलिफेटिक में कन्वर्ट करना चाहें, तो ये हमारे पास रिंग रेजिड्यू होगा और ये हमारे पास बीटा पोजीशन पर। तो बीटा पोजीशन पर अगर रिंग रेजिड्यू आ जाए उसके लिए हम 12 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे। ये हमारे पास बीटा पोजीशन पर रिंग रेजिड्यू 12 नैनोमीटर। अब टोटल इन सब को सम अप कर देते हैं, 215 प्लस 12 तो ये हमारे पास 227 प्लस हमारे पास 532 262 बन जाएगा, 262 प्लस 2 264 और 274 नैनोमीटर।
तो इस कंपाउंड के लिए हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आई वो हमारे पास है 274 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल में हम देखते हैं सबसे पहले पेरेंट कंपाउंड। ये हमारे पास कीटोन का ही फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास अल्फा पोजीशन, ये हमारे पास बीटा। अब देखें ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो पेरेंट वैल्यू हम इसके लिए ऐड करते हैं 215 नैनोमीटर। अब देखें सब्स्टिट्यूएंट कोई अटैच है, यानी कि क्रोमोफोर अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमो, वो भी अल्फा पोजीशन पर। तो अल्फा पोजीशन पर अगर ब्रोमीन अटैच होगा तो उसके लिए हम 25 नैनोमीटर का एडिशन करेंगे, 25 नैनोमीटर। आप देखें रिंग रेजिड्यू मौजूद है। जी हाँ, बीटा पोजीशन पर हमारे पास रिंग रेजिड्यू मौजूद है, यानी इतने से पार्ट को हम एलिफेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास अल्फा पे भी था, अल्फा पे भी, यानी कि ये हमारे पास, लेकिन उसको हमने कंसीडर किया एज अ क्रोमोफोर, उसकी वैल्यू हमने ऐड अप कर दी यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक ही रिंग रेजिड्यू मौजूद है, वो भी बीटा पोजीशन पर। तो बीटा पोजीशन के लिए हम रिंग रेजिड्यू की वैल्यू लेते हैं 12 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास 12 नैनोमीटर की हमने एडिशन कर दी। अब इनको टोटल को सम अप कर दें सबको, 215 प्लस 25, तो ये हमारे पास 240 प्लस 12, तो ये हमारे पास 252 नैनोमीटर हो जाएगा। तो इस कंपाउंड के लिए हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आई वो 252 नैनोमीटर होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 6 एग्जांपल। अब 6 एग्जांपल में हमारे पास है ये कंपाउंड। तो सबसे पहले हमने अपना पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। पेरेंट कंपाउंड हमारे पास कौन सा होगा? ये हमारे पास कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास कीटोन ही है। इस साइड पे भी कार्बन है, उस साइड पे भी कार्बन, अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास कीटोन है। इस कार्बन के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये हमारे पास बीटा कार्बन, तो ये हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया। तो पेरेंट वैल्यू या बेस वैल्यू होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के लिए 215 नैनोमीटर। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसे हम रिंग रेजिड्यू कंसीडर कर ले, या अब हम रिंग रेजिड्यू देखना चाहेंगे तो ये एक हमारे पास रिंग रेजिड्यू अल्फा पोजीशन पर होगा, तो दूसरी बीटा। अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू एक ही बात है, तो जितनी पोजीशन पे होगा उतनी वैल्यूज हम ऐड अप कर देंगे। एक हमारे पास अल्फा पोजीशन पर है, दूसरी हमारे पास बीटा पोजीशन पर। तो अब हम इसके लिए वैल्यूज चेक करते हैं कि हमारे पास जो अल्फा पोजीशन पर था 10 नैनोमीटर अल्काइल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू की वैल्यू, जबकि बीटा पोजीशन पे था 12, तो 10 प्लस हमारे पास 12, तो ये हमारे पास हो जाएगा 22, यानी हमारे पास अल्फा पोजीशन पे 10 जबकि बीटा पोजीशन पे 12 नैनोमीटर का एडिशन, तो टोटल वैल्यू हमारे पास 22 नैनोमीटर। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सम अप कर देना है। इसके अलावा हाँ, ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है लेकिन ये कॉन्जुगेशन में मौजूद नहीं है, ना ही ये एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक मतलब इस रिंग के बिल्कुल साथ ही अटैच होता, तब हम इसे एक्सोसाइक्लिक कंसीडर करते, और ना ही ये ईच एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से इस डबल बॉन्ड का लैम्डा मैक्सिमम के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास 237 बन जाएगा, 237 नैनोमीटर। तो इस कंपाउंड के लिए हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 237 नैनोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास सेवन्थ एग्जांपल। सेवन्थ एग्जांपल में सबसे पहले हमने क्या करना है, पेरेंट कंपाउंड को सिलेक्ट करना है। पेरेंट कंपाउंड ये हमारे पास कीटोन, ये ऑक्सो ग्रुप हमें नजर आ रहा है, तो इसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये हमारे पास है बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, ये हमारे पास है बीटा कार्बन, बीटा। तो ये हमारे पास साइक्लिक ही है, तो ये हमारे पास पेरेंट वैल्यू हमारे पास आएगी 215 नैनोमीटर। आगे देखना है हमने कि रिंग रेजिड्यू, क्योंकि कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो रिंग रेजिड्यू अगर हम इतने से पार्ट को यानी कि सेपरेट करना चाहें तो ये हमारे पास रिंग रेजिड्यू बन जाएगा। एक हमारे पास रिंग रेजिड्यू यहाँ से बनेगा, एक रिंग रेजिड्यू यहाँ पे, और एक रिंग रेजिड्यू हमारे पास यहाँ पे। अब हमारे पास 3 रिंग रेजिड्यू बने हैं, तो एक हमारे पास अल्फा पोजीशन पे है, 2 हमारे पास बीटा पोजीशन पे।
अल्फ़ा पोजीशन के लिए रिंग रेजिड्यू की वैल्यू लेते थे 10 और वो एक ही है हमारे पास रिंग रेजिड्यू, जबकि बीटा पोजीशन पे हमारे पास 2 रिंग रेजिड्यू मौजूद हैं। तो बीटा पोजीशन पे हम एक के लिए लेते थे 12, 2 के लिए हमारे पास 2 × 12, तो ये हमारे पास 24 प्लस हमारे पास 10, तो ये हमारे पास 34 नैनोमीटर का एडिशन किया हमने। इसी तरह अब हमने देखना है क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर हम इस रिंग के लिहाज से देखें, ये जो डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और इस रिंग के लिहाज से देखेंगे ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो इस रिंग के लिहाज से देखा ये हमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नजर आया, और इस रिंग के लिहाज से देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड हमें एक्सोसाइक्लिक नजर आया। तो हमारे पास 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मौजूद हैं, और हर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम 5 नैनोमीटर का एडिशन करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी 10 नैनोमीटर का एडिशन। तो इन सब को सम अप कर दें, 215 प्लस हमारे पास 34, तो ये हमारे पास 249 हो जाएगा। 249 प्लस हमारे पास 10, तो ये हमारे पास 259 नैनोमीटर। ये हमारे पास 7 एग्जांपल जो हमने अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखी। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप खुद से सॉल्व करोगे, उस टेबल से वैल्यूज़ देखोगे, पेरेंट कंपाउंड सेलेक्ट करोगे। पेरेंट कंपाउंड यानी कि हमारे पास कीटोन ही होगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। फिर हमारे पास रिंग रेजिड्यू भी मौजूद हैं। फिर हमारे पास एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो इसकी कॉन्जुगेशन को फर्दर इंक्रीज कर रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक, वुडवर्ड एंड फीजर रूल फॉर सिंपल कॉन्जुगेटेड आयन के लिए और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियोस को देखें, आप इसे शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।